हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनाटॉमी डिलीमा। तो आज हमारी ये नई दूसरी वीडियो है डायफ्राम का पार्ट 2। हम अपना पार्ट 1 पहले कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो में हमने डायफ्राम के अंदर कुछ चीज़ें कवर करी थी, जैसे कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन, तुम्हारा डायफ्राम का डायग्राम, डायफ्राम में कौन कौन सी मसल्स फाइबर, उनका हमने सारे ओरिजिन और इंसर्शन सब कुछ देख लिया था। ठीक है, आज हम अपनी पार्ट 2 वीडियो लेके आए। इसके अंदर भी हम कुछ टॉपिक्स अपने डायफ्राम के कवर करेंगे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड हो चुकी है। उस वीडियो में हमने पीपीटी नहीं रीड करी थी। उसमें क्या करा था, हमने पहले रफ वर्क करा था। तो पहले हम यहाँ पे पीपीटी रीड कर लेते हैं, जितना हमने पार्ट 1 में पढ़ा है। ठीक है, चलो। हाँ, तो हमारा टॉपिक है डायफ्राम। हम अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, डायफ्राम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो। हाँ, तो डायफ्राम के बारे में मैं तुम्हें कुछ चीजें बताई थी। क्या, डायफ्राम इज अ डोम शेप रेस्पिरेटरी मसल होती है। मैंने बताया था ये क्या है, एक मसल है। और कैसी है, डोम शेप। डोम शेप का मतलब होता है इस तरीके से। ठीक है, आ गई बात समझ में, है ना। डोम शेप का मतलब क्या होता है। ठीक है, दूसरा, इन रिलैक्स स्टेट डायफ्राम इज डोम शेप्ड एंड व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम द फ्लैट। समझ आ रहा है कि मैंने तुम्हें ये चीज पहले भी बताई थी कि तो डायफ्राम की जो शेप होती है ना, वो दो तरीके की होती है। कैसे कैसे, एक तो होता है वो डोम शेप में और एक होता है वो फ्लैट शेप में। जनरली वो तुम्हारी डोम शेप में मिलता है जब वो अपनी रिलैक्स वाली पोजीशन पे होता है। ठीक है, पर जब कोई भी बंदा इंस्पिरेशन करता है, जब अपने अंदर एयर को भरता है, तो वो क्या होता है, लंग्स अपना साइज बड़ा करते हैं। ठीक है, साइज बड़ा करने करने की वजह से डायफ्राम है वो क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ताकि कि लंग्स को एरिया मिल सके, स्पेस मिल सके अपना साइज इंक्रीज करने के लिए, है ना। तो वो क्या करता है, फ्लैट हो जाता है ना। तो वो फ्लैट हो जाता है, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। वो कैसी शेप हो जाती है, डोम से कैसा बन जाता है, फ्लैट बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताई हुई है। इन रिलैक्स स्टेट डायफ्राम इज अ डोम शेप एंड व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम द फ्लैट। ठीक है, चलो। अब हम बात करते हैं कुछ फंक्शन ऑफ डायफ्राम की। डायफ्राम के कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रेस्टिंग द बोथ लंग्स। मतलब ये क्या करता है, मैंने तुम्हें बताई थी कि तुम्हारे लंग्स को प्रोवाइड कराता है प्लेटफॉर्म, ताकि उस पे जो है तुम्हारे लंग्स इस तरीके से रेस्ट करे होते हैं, ये यहाँ पे। ठीक है, इट डिवाइड द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या करता है, थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है। याद करो, मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था। ये थोरेसिक कैविटी, ये एब्डोमिनल, नीचे तुम्हारी कौन सी होती है, पेल्विक कैविटी। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने तीसरा फंक्शन बताया था, इट इज द मेन मसल ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ये भी मैंने बताया था। बिकॉज व्हेन पर्सन ब्रीथ इन, क्यों है इसको भी देख लो, डायफ्राम मसल इज कॉन्ट्रैक्ट बिकम फ्लैट, जो मैंने अभी भी बताया और तुम्हें वहां पे भी बताया हुआ था। ठीक है, तो डायफ्राम क्या करता है, बिकम फ्लैट एंड अलाउ योर लंग्स टू एक्सपेंड एंड फिल एयर। मतलब ये क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करा देता है, ताकि तुम्हारी जो लंग्स है उनको स्पेस मिल जाए और ज्यादा एयर भरने के लिए, वो अपना साइज बड़ा कर सकें। ठीक है, और व्हेन द पर्सन ब्रीथ आउट, मतलब जब पर्सन तुम्हारा ब्रीथ आउट करता है, एक्सहेलेशन करता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन सबको पता होगा। ठीक है, इट रिलैक्स, ये रिलैक्स करता है, एंड मूव बैकअप, ये मतलब अपनी दोबारा से अपनी पोजीशन पर चला जाता है, एंड हेल्पिंग टू पुश एयर आउट ऑफ योर लंग्स। मतलब क्या होता है, जब बंदे ने क्या करा, इनहेलेशन करना करा। ठीक है, क्या करा, इनहेलेशन करना, तो एयर क्या हुआ, तुम्हारी अंदर आई। तो ये जो डोम शेप का जो ये डोम शेप की मसल थी, वो क्या बन गया, फ्लैट हो गई। अब बंदा क्या कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है। एक्सहेल से क्या होगा, जो तुम्हारी इनहेलेशन के कारण जो डायफ्राम तुम्हारा ऐसे फ्लैट हो गया था, वो दोबारा से क्या चला जाएगा, डोम शेप में इस तरीके से चला जाएगा। अब यहाँ पे एक लाइन और बोल रहा है, एंड हेल्पिंग टू पुश एयर आउट ऑफ योर लंग्स। मैंने बताया था ये चीज। जब सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा लंग्स है, ठीक है। अब सपोज करो, मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी कल भी कि, एक मिनट, मैंने ये चीज तुम्हें बताई थी। अब मानो ये अभी तक फ्लैट था क्योंकि इनहेलेशन करिए। अब क्या होगा, एक्सहेलेशन करना है, एक्सहेलेशन करना है, तो ये डायफ्राम कैसा बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा तुम्हारा इस तरीके से हो जाएगा। जब डायफ्राम ऐसे हो जाएगा, तो ये डायफ्राम क्या करेगा, तुम्हारे लंग्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा। क्यों लगाएगा प्रेशर, प्रेशर इसलिए लगाएगा क्योंकि जो लंग्स के अंदर तुम्हारी CO2 है वो ऊपर बाहर निकल जाए एटमॉस्फेयर में। तो इसने क्या करा, इनहेलेशन के टाइम पे क्या करा, तुम्हारे लंग्स को एरिया प्रोवाइड कराया, स्पेस प्रोवाइड कराया, क्यों, ताकि वो अपना साइज बड़ा कर सके। और एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या करा, इसने क्या करा, लंग्स को पुश करा, मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाया, ताकि वो जो है उसके अंदर जो CO2 भरी हुई है उसको वो बाहर एटमॉस्फेयर में निकाल सके।
ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ डायफ्राम, ये भी हम कर चुके थे बात, ठीक है। ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन ऑफ डायफ्राम मसल्स फाइबर, मैंने ये चीज बताई थी, कोई भी मसल है वो मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है। बहुत सारे मसल फाइबर क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे और मसल को बना देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उन मसल्स फाइबर की हमें ओरिजिन और इंसर्शन देखना है। मैंने तुम्हें बताया था ओरिजिन तुम्हारे मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, पर तुम्हारा जो इंसर्शन है वो ऑलवेज ऐसा होगा कि वो सिंगल ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो, मेजरली सिंगल ही मिलता है, ठीक है, और डायफ्राम के केस में तो सिंगल ही होता है, ठीक है। अब आ जाओ, एंटीरियर ओरिजिन, लेटरल ओरिजिन, पोस्टीरियर ओरिजिन। मसल्स डायफ्राम की मसल्स फाइबर्स के तीन तरीके के ओरिजिन होते हैं। एंटीरियर, जो मसल्स फाइबर तुम्हारे आगे की तरफ से ओरिजिनेट होंगे उनको बोल दिया एंटीरियर ओरिजिन, जो साइड से ओरिजिनेट होंगे उनको बोल दिया लेटरल ओरिजिन, और जो तुम्हारे पीछे से ओरिजिनेट होंगे उनको बोल दिया पोस्टीरियर ओरिजिन, ठीक है। और एंटीरियर ओरिजिन को एक्सटर्नल ओरिजिन भी बोलते हैं, ठीक है, कोस्टल ओरिजिन भी बोलते हैं, और तुम्हारा इसको वर्टिब्रल और लंबर भी बोलते हैं पोस्टीरियर वाले को, ठीक है। चलो, अब हम देख लेते हैं पहले एक्सटर्नल ओरिजिन क्या होता है। एंटीरियरली द मसल्स फाइबर गेट ओरिजिन फ्रॉम जिफॉइड प्रोसेस, मैंने बताया था स्टर्नम होता है इस तरीके से, स्टर्नम के सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है ये वाला, ये इसको क्या बोलते हैं, जिफॉइड प्रोसेस। तो जितने भी तुम्हारे एंटीरियर फाइबर्स हैं, किसके, डायफ्राम मसल्स के एंटीरियर फाइबर्स, वो किससे ओरिजिनेट होंगे, इस जिफॉइड प्रोसेस से, ठीक है। दूसरा, हमने जो फाइबर तुम्हारे ओरिजिनेट हो रहे हैं तो उनकी हमें डायरेक्शन भी बतानी है। तो फाइबर्स स्टार ओरिजिनेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो ऊपर की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगे जब भी तो अम्ब्रेला शेप में क्या बनेगा तुम्हारा, डायफ्राम। पीछे से भी ऊपर आएंगे सब, और आके यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज कोस्टल ओरिजिन। कोस्टल ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, लेटरली द मसल्स फाइबर गेट ओरिजिन फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ लोअर सिक्स वर्टिब्री, मैंने बताया था तुम्हारी बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं जो तुम्हारे थोरेसिक केस को बनाती हैं, इंक्लूडेड विद स्टर्नम, ठीक है। तो उसकी जो लास्ट वाली जो सिक्स रिब्स हैं, मतलब सिक्स, लास्ट सिक्स कौन सी, सेवंथ रिब्स, एट रिब्स, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, ये जो लास्ट वाली सिक्स रिब्स हैं उनके लेटरल साइड से क्या होता है, तुम्हारे जो लेटरल फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं, इसी को बोलते हैं तुम्हारे कोस्टल ओरिजिन, ठीक है। फाइबर गेट ओरिजिनेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे भी हमने क्या दिखा दिया, डायरेक्शन दिखा दिया। तुम्हें ये चीज समझ आ रही है ना, हमें क्या बनाना है, अम्ब्रेला बनाना है। तो मतलब फाइबर्स आगे से जाएंगे, फाइबर्स साइड से जाएंगे इस तरीके से, और फाइबर्स तुम्हारे पीछे से आएंगे, तभी तो अम्ब्रेला बन जाएगा, है ना। और अम्ब्रेला शेप का ही क्या होता है, तुम्हारा डायफ्राम होता है, ठीक है। चलो, अब आ जाओ वर्टिब्रल और लंबर ओरिजिन की बात करें, तो पोस्टीरियरली द मसल्स फाइबर गेट ओरिजिनेट फ्रॉम फोर साइड, मतलब जो पीछे की साइड से तुम्हारे जो मसल्स फाइबर्स हैं वो तुम्हारे चार साइड से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोस्टल ओरिजिन में तुम्हारे कितनी साइड से ओरिजिनेट हुए हैं, छह से, सिक्स रिब से, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ, ठीक है। एंटीरियर एक्सटर्नल में या एंटीरियर में कितनी, किधर कितनी साइड्स थी, सिर्फ एक साइड, कौन सी, जिफॉइड प्रोसेस। अब तुम्हारे आ जाओ, और वर्टिब्रल या लंबर में किधर की साइड कितनी होंगी, तुम्हारी चार साइड्स होंगी, ठीक है। पोस्टीरियरली द मसल्स फाइबर गेट ओरिजिनेट फ्रॉम फोर साइड, मैंने बताया था दो तो तुम्हारे लिगामेंट्स होते हैं, मीडियल आर्क्यूट लिगामेंट्स, लेटरल आर्क्यूट लिगामेंट्स। दीज लिगामेंट्स गिव राइज टू डायफ्राम मसल्स फाइबर, ठीक है। ये लिगामेंट कैसे बनते हैं, क्या है क्या नहीं, हमें अभी यहाँ पे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ये जानना है वो लिगामेंट्स तुम्हारी बॉडी में होते हैं, पीछे की साइड्स होते हैं, ठीक है। और ये लिगामेंट्स इस तरीके से लगे होते हैं, ये हो गया लेटरल, ये मीडियल, फिर तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगी, तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम, फिर आ जाएगा मीडियल, फिर लेटरल, ये इनका सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे ओरिजिनेट होंगे, यहाँ से ओरिजिनेट होंगे, यहाँ से होंगे, और यहाँ से होंगे। अब सुनो, देखो, यहाँ से यहाँ से तो मसल्स फाइबर तुम्हारे सपोज करो ओरिजिनेट हो गए इतने एरिया में, ठीक है, इतने में ओरिजिनेट हो गए, ठीक है, इधर इतने में हो गए, ठीक है। तो क्या ये जो वर्टिब्रल कॉलम वाला एरिया यहाँ से कुछ ओरिजिनेट नहीं होगा, होंगे, कहाँ से होंगे, राइट कस से, लेफ्ट कस से, मैंने बताया था ये तुम्हारी क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें कि ये कौन सी होंगी, L1, L2, L3, ठीक है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। तो L1, L2, L3 से क्या होगा, एक तुम्हारी कस अराइज होगी, कस का मतलब क्या है, वो भी क्या है, मसल्स की तरह ही होती है, इस तरीके से कस, है ना, L1, L2, L3 से, ठीक है। ये जो इसको बोलते हैं राइट कस, ये राइट कस ही क्या करेगी, आगे के इस तरीके से ओरिजिनेट कर देगी, ये सब कुछ इस वर्टिब्रल कॉलम के पीछे चल रहा है, ठीक है। साइड में तो ये चीजें आ गई। ऐसी लेफ्ट कस, लेफ्ट कस में से जो लेफ्ट कस वो कहाँ से अराइज होती है, तुम्हारी L1 और L2 से, और यही फिर लेफ्ट वाली कस है, वही तुम्हें आगे चल के क्या बना देगी, डायफ्राम की मसल्स फाइबर, ठीक है। डायफ्राम हैव मस्कुलर पिलर्स कॉल्ड क्रस, मतलब उसमें क्या है, मस्कुलर पिलर्स होते हैं, मैंने बताया ना ये पिलर्स इस तरीके के होते हैं, ये भी ये कस है, दो कस होते हैं, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, यही तुम्हारे आगे चल के क्या करते हैं, इस तरीके से
फाइबर्स को ओरिजिनेट करते हैं। दीज क्रस्ट वर्टिकल फाइबर्स अराइज अपवर्ड लेटर स्प्रेड आउट टू डायफ्राम। यही आगे चल के क्या हो जाता है, फैल जाते हैं और ऊपर की साइड जाके और डायफ्राम को बना देते हैं। ठीक है, चलो ओरिजिन कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं हम अपनी इंसर्शन के बारे में। तो इंसर्शन की अगर हम बात करें तो ऑल द मसल फाइबर विच आर ओरिजिनेट फ्रॉम एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लेटरली, तीनों साइड से गॉट इंसर्टेड एट अ पॉइंट कॉल्ड सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। मतलब उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक ऐसा सेंटर जहाँ पे सारे फाइबर्स आके इंसर्ट होते हैं, जिनका ओरिजिनेशन वहां पे बंद हो जाता है, आके खत्म हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। ठीक है, उसके बाद हमने डायफ्राम का डायग्राम भी देख लिया था। ये तुम्हारे एंटीरियर के फाइबर्स हैं, ये तुम्हारे लेटरल फाइबर हैं जो मैंने ब्लैक से बनाए, ये तुम्हारे पोस्टीरियर फाइबर्स हैं। पोस्टीरियर देखो फिर दोबारा से बता दे रहा हूँ, लेटरल वाले ये कहाँ से आए, ये आए रिब्स से, ये आया है तुम्हारा जिफॉइड प्रोसेस से, और पोस्टीरियर वाले कहाँ से आए तुम्हारे, तीन जगह से आए। लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट, मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट, तो ये तो दोनों सेम है दोनों साइड से, तो दो ही काउंट करेंगे। ठीक है, चार से हैं, सॉरी चार, फोर साइड। ठीक है, तो एक ये दोनों तो सेम है, काउंट मत करो। दूसरा राइट कस, लेफ्ट कस, ये कस कहाँ से बने ये देख लो, ये कस क्या है, ये भी मसल्स है। कस भी मसल की एक तरीके से एक होता है ना, रस्सी है। ये ऊपर जाके फिर आगे जाके क्या करा है इसने, इसने आगे जाके फाइबर्स निकाले। अब ये कस कैसे बने, मैंने बताई थी अभी भी, L1 L2 L3। ठीक है, राइट वाला क्या होगा, इधर से फाइबर्स गए L1 से, L2 से गए और L3 से गए, सारे फाइबर मिलके क्या बना लिए, कस बना लिया इस तरीके से, और ये कस आगे चल के डायफ्राम बनाएगा। और लेफ्ट वाले में क्या हुआ, सिर्फ L1 और L2 दो से कस बनाए और फिर ये आगे जाके फाइबर बना रहे। ठीक है, ये सारी बातें हम कल भी बहुत डिटेल में कर चुके हैं, जिसको भी मतलब अभी तक जिन जिन लोगों ने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकते हो। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओपनिंग ऑफ डायफ्राम। ठीक है, चलो पहले वही वाली बात करेंगे, पहले हम कुछ चीजें रफ पे करेंगे, उसके बाद फिर हम पीपीटी पाएंगे। ठीक है, आज हम अपना ये वाला टॉपिक खत्म कर देंगे। अच्छा, डायफ्राम खत्म होने के बाद हमारा एक बस इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचेगा, डेट इज प्लूरा। ठीक है, प्लूरा करने के बाद हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, बस हमारा एक वीडियो लगेगा इस चैप्टर में, उसके बाद हम अपना शुरू करने वाले हैं CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अमेजिंग, एक मतलब ये कह सकते हो कि जितने भी सबको स्टूडेंट्स को डाउट आते हैं ना, CBS में तो कोई डाउट रहने ही नहीं वाला, इतने प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। और उसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि उसके नोट्स को वेरीफाई करा गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई करा गया है। क्यों, क्योंकि उसके नोट्स ना थोड़े हमने और अच्छे से बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, किस कुछ बच्चों को ये राइटिंग में दिक्कत हो रही थी, तो अब यार हमने क्या करा, टाइपिंग करी है, तो मैं और मजा आने वाला है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं अपने रफ पेज पे। ठीक है, चलो चलो फिर अपना आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, ओपनिंग ऑफ डायफ्राम। आज ये हमारा डायफ्राम का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब चलो, ओपनिंग ऑफ डायफ्राम का मतलब क्या है पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, वो उसको मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पिक्चर के थ्रू दिखा देता हूँ। एक पिक्चर हमारे पास ये आई है, इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, छाता है। मैं तुम्हें बताया था कि पूरा का पूरा हम जितनी भी हम लोग पूरी डायफ्राम पढ़ेंगे वो किसके थ्रू पढ़ेंगे, हम अम्ब्रेले के साथ वे कोरिलेट करके पढ़ेंगे। ये दो पिक्चर्स हैं, ठीक है, दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के अंदर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, अभी तक हमने अम्ब्रेला तो पहले भी देखा था, पर वो अम्ब्रेले में कुछ होल्स नहीं थे। इस बार अम्ब्रेले की जो पिक्चर आई है उनमें क्या है, होल्स हैं। ये देखो, ये तुम्हारा एक होल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, छोटे बड़े इस तरीके से अम्ब्रेले में होल्स हैं। ये जो अम्ब्रेले के अंदर होल्स हैं, सेम इसी तरीके के होल्स होते हैं हमारे किसके अंदर, डायफ्राम के अंदर, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली। ठीक है, छोटे बड़े, जो बड़े वाले होते हैं उनको मेजर बोलते हैं और जो छोटे वाले होते हैं उनको माइनर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होल्स हैं, इन्हीं को डायफ्राम में जब वो होल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ओपनिंग्स। क्या बोलते हैं, ओपनिंग्स ऑफ डायफ्राम। समझ आई। तो मतलब ओपनिंग ऑफ डायफ्राम का मतलब ये है कि तुम्हारे डायफ्राम के अंदर कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन होल्स का काम क्या होता है मैं अभी बता देता हूँ, पर उससे पहले ये समझो कि होल्स का मतलब क्या है, ओपनिंग्स का मतलब क्या है। मतलब जिस तरीके से ये अम्ब्रेले के अंदर ये होल दिखाई दे रहे हैं ना, कोई भी चीज ऊपर से नीचे आ सकती है, जैसे पानी, बारिश हो रही है तो पानी इन होल्स के थ्रू आ सकता है, उसी तरीके से तुम्हारे डायफ्राम के अंदर भी कुछ होल्स होते हैं, कुछ ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, अब मेन बात ये है कि ये ओपनिंग या होल्स डायफ्राम के अंदर होने का क्या फायदा है। ठीक है, तो उस चीज को मैं तुम्हें डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। सपोज करो ये कोई बंदा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने बताया था, ये पैलेट, नजल कैविटी, ओरल कैविटी, ये तुम्हारा हो गया फेरिंग्स, ये तुम्हारी हो गया लैरिंग्स, ये हो गई तुम्हारी ट्रैकिया।
ट्रैकिया आगे चल के क्या होगा, डिवाइड करेगी किसमें, तुम्हारे लंग्स में जाके ओपन हो जाएगी, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा डायफ्राम। ये चीजें ठीक है। अब सुनो, तुम्हें ये चीज पता है, सपोज करो ये बॉडी है, पूरी बॉडी बना देते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये चीज तुम्हें मैंने कल भी बताई थी कि डायफ्राम से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो होती है हमारी थोरेसिक कैविटी, ठीक है। और डायफ्राम से नीचे वाली जो होती है वो कौन सी होती है, एब्डोमिनल कैविटी। और मैंने तुम्हें कल ये भी बताया था कि एब्डोमिनल कैविटी का बिल्कुल नीचे वाला पार्ट वो कौन सी होती है, पेल्विक कैविटी। हाँ, यहाँ पे यार हमें उससे अभी कोई मत लेना देना नहीं है, ठीक है। पहले दो चीजें ये देखो, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब सुनो, मैंने बताया था कि डायफ्राम क्या करता है, तुम्हारे थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में क्या करता है, सेपरेशन करने का काम करता है, ठीक है। अब सुनो, तुम्हें एक चीज पता है, ऊपर फेरिंग्स के यहाँ जहाँ ट्रैकिया है उसी के पीछे कहीं पे यहाँ पे क्या आ रही होगी, इस तरीके से ही देखो, इस तरीके से क्या आ रही होगी, तुम्हारी ईसोफेगस आ रही होगी। ये ईसोफेगस मीडियास्टिनम कैविटी के थ्रू नीचे आती है, ठीक है। और किस में ओपन होती है, तुम्हारे स्टमक में ओपन हो जाती है, उसके साथ अटैच हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तुम्हारा होता है लिवर, यहाँ मान लो तुम्हारी है पेनक्रियाज, स्प्लीन, और ये तुम्हारी इंटेस्टाइन्स। ये हो गए पूरा डायग्राम, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारा स्टमक, ठीक है। अब तुम्हें पता है स्टमक के अपर पार्ट में, अपर पार्ट से ये क्या है, तुम्हारी ईसोफेगस, ईसोफेगस अटैच होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, तुम्हारा जो ईसोफेगस है वो थोरेसिक कैविटी से होते हुए किस में आई है, एब्डोमिनल कैविटी में आई है। कुछ ब्लड वेसल्स भी ऐसी करती हैं, थोरेसिक कैविटी से होते हुए किस में आती हैं, तुम्हारी एब्डोमिनल कैविटी में आती हैं। कुछ नर्व्स भी ऐसी करती हैं, ठीक है। कुछ आर्टरीज भी ऐसी होती हैं, ठीक है। अब तुम एक चीज बताओ, ये ईसोफेगस हुआ, नर्व हुई, आर्टरी हुई, वेन्स हुई, ये तुम्हारी डायफ्राम को क्रॉस करके किस में आ रही है, एब्डोमिनल कैविटीज में आ रही है। अब डायफ्राम तो इनके बीच में क्या है, दीवार का काम कर रहा है, किसी पार्टीशन का काम कर रहा है। तो क्या अगर डायफ्राम के अंदर वो होल्स प्रेजेंट ना हो, तो क्या ये कंटेंट नीचे एब्डोमिनल कैविटी में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये जो डायफ्राम के अंदर क्या हुआ, होल्स क्रिएट हो गए, ओपनिंग्स बन गई। इन्हीं ओपनिंग से होते हुए बहुत सारी चीजें, जो भी कंटेंट है वो सब तुम्हारा थोरेसिक कैविटी से होता हुआ एब्डोमिनल कैविटी में आता है। इसलिए हमें इस ओपनिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। अब देखो, ये क्या है तुम्हारा, मैं एक बार इससे और समझा देता हूँ। ये है तुम्हारी अम्ब्रेला, हम हर चीज अम्ब्रेला के साथ रिलेट करेंगे डायफ्राम के अंदर, ठीक है। सपोज करो, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये इस तरीके से बना दो लंग्स, ठीक है। अम्ब्रेला को हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए डायफ्राम, ठीक है। अब ऊपर वाला ये क्या है, तुम्हारी थोरेसिक कैविटी, और अम्ब्रेला के नीचे वाला क्या है, तुम्हारा एब्डोमिनल कैविटी। बहुत अच्छे से समझ आएगा, देखना एक बार, ठीक है। अब सुनो, सपोज करो तुम्हारा पहले कोई भी नर्व आई, ठीक है, उसे क्या थोरेसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में जाना है। तो वो क्या करेगी, इस तरीके से होती हुई इस होल के अंदर पास होगी और नीचे होकर निकल आएगी, ठीक है। सपोज करो अब उसको, तुम्हारी किसको आना है, तुम्हारी वेन्स को आना है, ठीक है। वो इस होल के थ्रू आएगी और नीचे से निकल आएगी, ठीक है। अब क्या है, कोई और आर्टरी आनी है, वो इस होल के थ्रू आएगी, वो भी निकल आएगी, ठीक है। आ रही है। अब सपोज करो ईसोफेगस आना है, तो वो क्या होगा, ईसोफेगस भी इस तरीके से आएगा ऊपर से, और ये होल्स के थ्रू नीचे एब्डोमन में आ जाएगा, और यहाँ से किससे अटैच हो जाएगा, तुम्हारे उसके साथ अटैच हो जाएगा, स्टमक के साथ। आई, आ गई समझ में बात, है ना। ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा इसोफेगस, ठीक है। आ गई, ठीक है। तो ये होल्स के थ्रू क्या होता है, तुम्हारे थोरेसिक कैविटी से कंटेंट किस में आता है, तुम्हारे एब्डोमिनल कैविटी में आता है, ठीक है। अब एब्डोमिनल कैविटी में कंटेंट की क्यों जरूरत है भाई, जरूरत है, पूरी बॉडी में नर्व्स अपने आप में कनेक्शन बनाए रहती हैं, आर्टरीज अपने आप में कनेक्शन बनाई रहती हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन चल रहा होता है। तो पूरी की पूरी आर्टरी, वेन्स, नर्व्स ऊपर हेड से लेके नीचे टो तक, अंगूठे तक, पूरे आपस में क्या होता है, अपने आप में ज्वाइंट करे होती हैं, कनेक्शन के थ्रू होती हैं, ठीक है। तो जो थोरेसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी तक आने तक क्या होता है, कनेक्शन होता है, कनेक्शन चाहिए होता है। पर बीच में क्या आ रहा है, तुम्हारा डायफ्राम आ रहा है। तो डायफ्राम में क्या करा, नीचे ने होल्स क्रिएट कर दी कि भाई जितना भी कंटेंट है वो होल्स से नीचे पास हो जाओ, ठीक है। तो ये हमें ओपनिंग्स की जरूरत हुई, ठीक है। आगे समझ, अभी तक बस हमने ये जाना कि हमें ओपनिंग्स की जरूरत क्यों है, ठीक है। चलो, अब अगर हम बात करते हैं ओपनिंग्स के बारे में बात करते हैं, तो देखो, ओपनिंग्स तुम्हारे दो तरीके की होती हैं डायफ्राम के अंदर। एक तो होती है लार्जर ओपनिंग्स, और एक होती है तुम्हारी स्मॉलर ओपनिंग्स।
जो लार्जर होती हैं ये होती हैं तुम्हारी मेन ओपनिंग्स। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओपनिंग्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लार्जर ओपनिंग। ठीक है, लार्जर ओपनिंग। अब सुनो, ओपनिंग्स के अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है। क्या, एक तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो जो ओपनिंग है वो डायफ्राम में कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेशन। ऐसा नहीं है कि डायफ्राम में ओपनिंग्स का जहां मन हुआ वहीं पे हो गई। हर ओपनिंग की अपनी एक प्रॉपर लोकेशन है, तो एक तो तुम्हें लोकेशन आनी चाहिए। दूसरा, उस ओपनिंग से तुम्हारा क्या थोरेसिक रीजन कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में क्या कंटेंट पास हो रहा है। कौन सी, अगर आर्टरी आ रही है तो कौन सी आर्टरी आ रही है, वेन आ रही है तो कौन सी वेन आ रही है, नर्व आ रही है तो कौन सी नर्व आ रही है। और हमें दूसरा क्या जानना है, कंटेंट पास थ्रू थोरेसिक कैविटी टू एब्डोमिनल कैविटी। हमें वो जानना है कि ऐसा क्या पास हो रहा है तुम्हारी ऊपर से नीचे। ठीक है, बस ये दो चीजें हम हर ओपनिंग्स में देखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो देखो, तुम्हें टोटल की जो तुम्हें इसमें जो है, टोटल तुम्हें इसमें तीन तीन ओपनिंग्स पढ़नी है, लार्जर ओपनिंग्स। और स्मॉल स्मॉल वाली हमें चार पढ़नी है। इतना सब कुछ हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो पहले आते हैं लार्जर ओपनिंग्स। ठीक है, लार्जर ओपनिंग्स में जो तुम्हारी सबसे पहली ओपनिंग आती है वो आती है तुम्हारी वेना कावल ओपनिंग। ओपनिंग का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, कौन सी ओपनिंग है, वेना कावल ओपनिंग। ठीक है, अब इस ओपनिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे, लोकेशन और कंटेंट पास। तो इसकी जो लोकेशन बताई हुई है वो क्या बताई हुई है, प्रेजेंट इन सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम, देखो मैंने तुम्हें बताया था ये क्या है, तुम्हारा सेंट्रल टेंडन। ये जो सेंट्रल टेंडन है इसी में ओपनिंग होती है, इस तरीके से लगी रहती है, इस तरीके से कहाँ है, इस तरीके से ओपनिंग बनी हुई होती है। आगे समझ में, यहाँ पे हाँ, इस तरीके से सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम के अंदर ही ओपनिंग होती है और यहीं से कंटेंट तुम्हारा पास होता है। ठीक है, और अगर इसे मैं वर्टिब्री के रेफरेंस में इसकी लोकेशन देखूं तो ये तो पता चल गया कि इसकी लोकेशन, एक लोकेशन क्या है, सीटीडी सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम पे प्रेजेंट होती है। दूसरी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये T8 वर्टिब्री के लेवल पे होती है। ठीक है, अगर बात करूं कंटेंट पास, इसमें से क्या कंटेंट पास होता है, तो याद कर लो, रट लो, आईवीसी। ठीक है, राइट फ्रेनिक नर्व, और तुम्हारे क्या होते हैं, लिम्फेटिक ऑफ लिवर। भाई ये तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इतना कर सकते हो कि तीन तीन की जगह दो दो ही कर सकते हो ज्यादा अगर तुम्हें लगता है तो। पर तुम्हें कंटेंट याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए कि तुम्हारी जो ओपनिंग है वेना कावल ओपनिंग वो कहाँ पे है, सीटीडी पे प्रेजेंट है। ठीक है, एक बार कोई दूसरी वाली लोकेशन भूल जा रहे हो कोई नहीं चलेगा, पर तुम्हें सीटीडी याद होनी चाहिए। दूसरा, इसमें से क्या पास हो रहा है, आईवीसी राइट फ्रेनिक नर्व, लिम्फेटिक ऑफ लिवर, ये तीन कंटेंट पास होते हैं। हम अपनी पहली ओपनिंग कंप्लीट कर गए। ठीक है, आ जाओ दूसरी ओपनिंग। दूसरी कौन सी है, ईसोफेगियल ओपनिंग। ईसोफेगियल ओपनिंग, तो वही पहले हम देखते हैं लोकेशन। इसमें तो एक ही लोकेशन है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, T10 के लेवल पर। पहली बात, कंटेंट क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या कंटेंट पास होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है। एक तो इससे ईसोफेगस पास होगा। ठीक है, दूसरा इससे क्या होगा, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व पास होगी। ठीक है, तीसरा इससे क्या पास होता है तुम्हारा, ईसोफेजियल ब्रांचेस, ईसोफेजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। जो तुम्हारी गैस्ट्रिक आर्टरी है ना, गैस्ट्रिक आर्टरी किस कौन सी आर्टरी होती है, आर्टरी ऑफ स्टमक। ठीक है, उसकी तुम्हारी ईसोफेजियल ब्रांच होती है एक। ठीक है, आर्टरी होती है, आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी ब्रांच, ईसोफेजियल ब्रांच, इधर से ही तुम्हारी पास होती है। ठीक है, दूसरी भी कंप्लीट। अब आ जाओ तीसरी ओपनिंग। तीसरी ओपनिंग की बात करें, उसका नाम क्या है, अऑर्टिक ओपनिंग। लोकेशन की बात करो, लोकेशन कहाँ पे होता है ये, T12 के T12 जो वर्टिब्री है, ठीक है, उसके लोअर बॉर्डर, T12 के लोअर बॉर्डर के लेवल पर ये प्रेजेंट होती है। इससे तुम्हारा कंटेंट क्या क्या पास होता है, वो पास होता है तुम्हारा अorta। ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा थोरेसिक डक्ट,
और तीसरी तुम्हारी होती है डस्टनी डक्ट, अजाइगस वेन। ये सब मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से, अभी हम नोट्स पे जाने वाले हैं, ठीक है। ये तुम्हारी हो गई सारी मेजर ओपनिंग्स। अब ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी कुछ स्मॉलर ओपनिंग्स की। किसकी? स्मॉलर ओपनिंग्स। आ रही चीजें समझना। मैंने तुम्हें बता दिया था कि डायफ्राम के अंदर दो तरीके की ओपनिंग्स होंगी, एक तो लार्जर होगी, एक स्मॉलर्स होंगे। तो जो लार्जर ओपनिंग्स होती हैं वो कितनी होती हैं तुम्हारी? टोटल 3 होती हैं। स्मॉलर वो कितनी होती है तुम्हारी? 4। तो हमें स्मॉलर ओपनिंग कितनी पढ़नी है? 4 पढ़नी है। पहले आ जाओ, सबसे पहली ओपनिंग कौन सी है? पहली ओपनिंग का नाम है मीडियल आर्क्वेट लिगामेंट ओपनिंग। नाम से समझ आ रहा होगा किसके लिए होती है तुम्हारी, कहाँ पे प्रेजेंट होती है ओपनिंग। ये तुम्हारी लोकेटेड होती है किस पे? एट मीडियल आर्क्वेट लिगामेंट, MAL। नाम से समझ आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, इससे तुम्हारा क्या क्या कंटेंट पास होता है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इससे तुम्हारा पास होता है सिम्फेटिक चेन। कि क्या पास होती है? सिम्फेटिक चेन पास थ्रू इट, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इज लेटरल आर्क्वेट लिगामेंट ओपनिंग। नाम से समझ आ रहा है, जो ओपनिंग्स तुम्हारी लेटरल आर्क्वेट लिगामेंट के ऊपर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं हम लेटरल आर्क्वेट लिगामेंट ओपनिंग। तो लिख देते हैं क्या, लोकेशन कहाँ पे है? लेटरल आर्क्वेट लिगामेंट, LAL, ठीक है। अब इससे तुम्हारा कंटेंट क्या क्या पास होगा? इससे तुम्हारी पास होती है सब कोस्टल कोस्टल नर्व एंड वेसल। तुम्हारी जो सब कोस्टल नर्व और वेसल्स होती है वो इसके थ्रू पास होती हैं। अभी हम डायग्राम में भी देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज थर्ड आ जाओ, ईच कस ओपनिंग। तुम्हारे दो कस बताए थे मैंने, लेफ्ट और राइट, दोनों के पास अपनी अपनी ओपनिंग्स होती हैं, उनको बोलते हैं लेफ्ट कस ओपनिंग, राइट कस ओपनिंग, ठीक है। तो इनसे क्या क्या पास होता है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। ईच कस ऑफ डायफ्राम हैव 2 ओपनिंग। तुम्हें पता ही है, जो दोनों ही तुम्हारे कस है उनके पास तुम्हारी ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। उनसे तुम्हारा क्या 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 कंटेंट पास होता है? एक तो पास होता है तुम्हारा ग्रेटर इस स्प्लेनिक नर्व। दूसरा पास होता है तुम्हारा लेजर स्प्लेनिक नर्व, बड़ी वाली स्प्लेनिक नर्व और छोटी वाली स्प्लेनिक नर्व, ठीक है। तुम्हारे ये दोनों से जो ओपनिंग, जो तुम्हारे कस हैं उनके ऊपर जो ओपनिंग होती है उससे तुम्हारा ही पास होता है, ठीक है। लेफ्ट कस जो होता है तुम्हारा, देखो मैं तुम्हें एक बार दोबारा से बता देता हूँ। एक तो तुम्हारा लेफ्ट कस, एक हो गया राइट कस, दोनों के पास एक एक ओपनिंग हो गई, जिससे तुम्हारे क्या 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 पास होता है? एक एक दो दो ओपनिंग हो गई, जिससे पास हो गया तुम्हारी ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व, ठीक है, और लेजर स्प्लेनिक नर्व। ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व, लेजर स्प्लेनिक नर्व, ठीक है। अब सुनो, जो तुम्हारा लेफ्ट वाला कस है उसके पास तुम्हारी एक एक्स्ट्रा ओपनिंग और होती है, ठीक है। सपोज करो ये है तुम्हारा राइट, ये है तुम्हारा लेफ्ट, यहाँ पे तुम्हारी तीसरी ओपनिंग और होती है। उससे क्या होता है तुम्हारा, एक क्या पास होता है? हेमी अजाइगस वेन। आई समझ में? पर ये तुम्हारी याद रखना, ये तुम्हारी राइट वाले कस से पास नहीं होती है। राइट वाले से क्या क्या पास होती है? दो चीजें पास होती है, ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व, लेजर स्प्लेनिक नर्व। और लेफ्ट वाले से ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व, लेजर स्प्लेनिक नर्व, एंड थर्ड इज हेमियाजाइगस वेन। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट और लास्ट ओपनिंग है हमारी, क्या? फोर्थ वाली। ये तुम्हारी ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं हम लैरिंग्स स्पेस। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स स्पेस। इसका एक और बहुत फैंसी सा नेम है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मार्जिन। क्या लिख देते हैं? फोरामेन ऑफ मॉर्गिन, MORGINI, मॉर्गिन, फोरामेन ऑफ मॉर्गिन, नॉट मार्जिन, सॉरी, ठीक है। आगे समझ में? इसको लैरिंग्स स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। इससे तुम्हारा क्या पास होता है? मेन चीज ये है, ठीक है। इससे पास होता है तुम्हारा सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। जितनी भी तुम्हारी एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होती है ना, वो भी सुपीरियर वाली, ठीक है। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, ठीक है। और तुम्हारे कुछ सम लिम्फेटिक वेसल्स भी तुम्हारे इससे पास होते हैं। क्या होते हैं? सम लिम्फेटिक वेसल। ये दो चीजें इससे पास होती हैं, क्या? सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स एंड सम
लिम्फेटिक वेसल, ये तुम्हारे इस लैरिंक्स स्पेस से पास होते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मॉर्गन। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे सारी ओपनिंग्स कवर अप होती हैं। ठीक है, हमने बड़ी वाली ओपनिंग्स भी देख ली, छोटी वाली ओपनिंग्स भी देख ली। ठीक है, अब आ जाओ अपनी कुछ पीडीएफ रीड कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो कहाँ गया? हाँ, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ओपनिंग ऑफ डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम हैव द सर्टेन ओपनिंग्स फॉर पासिंग द कंटेंट ऑफ थोरेसिक कैविटी टू एब्डोमिनल कैविटी। मैंने बताया था क्या होता है, डायफ्राम तुम्हारा क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। किसको? थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिन कैविटी को। जब ये सेपरेट करता है तो कुछ कंटेंट होता है जो तुम्हारे थोरेसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में आता है। ठीक है, वो जो कंटेंट होता है वो तुम्हारे इन ओपनिंग के थ्रू ही पास होता है। ठीक है, अब आ जाओ, ओपनिंग इज टू टाइप्स, लार्जर ओपनिंग्स, स्मॉलर ओपनिंग्स। ठीक है, जो तुम्हारी लार्जर ओपनिंग्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, वो हाँ सॉरी, लार्जर ओपनिंग्स होती है वो उनको क्या बोलते हैं, मेजर ओपनिंग्स, बड़ी वाली ओपनिंग। ठीक है, तो कितनी है हमारी? पहली नंबर की देखते हैं, वेना कावल ओपनिंग। ठीक है, ये तीन होती है, मतलब जो लार्जर ओपनिंग्स होती है वो कितनी होती है तुम्हारी? तीन ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। पहली जो होती है वो तुम्हारी वेना कावल ओपनिंग होती है। इसकी लोकेशन कहाँ पे? प्रेजेंट इन सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम और एट T8 वर्टिब्री पे प्रेजेंट होती है। इससे क्या क्या कंटेंट पास होता है? आईबीसी, राइट फ्रेनिक नर्व और लिम्फेटिक ऑफ लिवर। ठीक है, अभी देखो मैं तुम्हें पहले ये दिखा देता हूँ क्या हमने देखी है। वेना कावल ओपनिंग कहाँ पे होती है? सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। तो डायग्राम पे आओ। हाँ, ओपनिंग का भी डायग्राम बनाया है, ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें? ये क्या है? वेना कावल ओपनिंग। और ये क्या बनाया हुआ है बीच में? सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। मैंने बताया था सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम क्या पॉइंट है तुम्हारे डायफ्राम का, जहां उसके सारे डायफ्राम के मसल्स फाइबर आके इंसर्ट करते हो, उसे बोलते हैं सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। उन उसके ऊपर, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं वेना कावल ओपनिंग। कब क्लियर है? चलो, नाउ नेक्स्ट इज, पहले होगी दूसरे ईसोफेजियल ओपनिंग। ठीक है, लोकेशन एट T10 लेवल पे होती है। T10 वर्टिब्रिया उसके लेवल पे ही प्रेजेंट होती है। क्या क्या कंटेंट पास होता है? ईसोफेगस, नाम से ही बता रहा है, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व, ईसोफेजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी विथ सम ईसोफेजियल वेन। ठीक है, ये याद करना है, रटना है, कंटेंट आता है एग्जाम में, पूछा जाता है। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे आप देख लेते हैं ईसोफेजियल ओपनिंग। ठीक है, आ जाओ, कहाँ गया, ये रहा ईसोफेजियल ओपनिंग। यहाँ पे तुम्हारा कहीं T10 वर्टिब्री का लेवल होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, हाँ, नेक्स्ट इज aortic ओपनिंग। aortic ओपनिंग की बात करें, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टिब्री, जो तुम्हारी T12 वर्टिब्री है उसका जो लोअर बॉर्डर है उसके लेवल पे ही प्रेजेंट होती है। क्या क्या कंटेंट पास होता है? aorta पास होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है, aortic मींस aorta तो उससे पास होएगा ही होएगा। ठीक है, ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस से उससे पास होएगी होएगी। ठीक है, और नेक्स्ट इज थोरेसिक डक्ट भी इससे पास होती है, नेक्स्ट अजाइगस वेन भी इससे पास होता है। ठीक है, अब हाँ, तो दिखा देते हैं क्या है तुम्हारा, ईसोफेजियल हो गया। कौन सी ओपनिंग की बात कर रहे हैं हम, कहाँ गई तुम्हारी ओपनिंग? ये हमने वेना कावल देख ली थी। ये ईसोफेजियल aortic ओपनिंग तुम्हारी ये रही। ये कहाँ पे है? यहाँ पे कहीं होती है। ये जो तुम्हारी है ना, ये इसको बोलते हैं aortic ओपनिंग। ठीक है, दोनों कस के बीच की तरफ है ना, आ रही है समझ में? यहाँ से क्या होता है तुम्हारा, क्या पास होता है? मैंने बता दिया था, aorta पास होता है तुम्हारा, एक तो थोरेसिक डक्ट पास होती है और एजाइगस वेन पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्मॉलर ओपनिंग्स। स्मॉलर ओपनिंग्स की बात करें तो पहले है मीडियल आर्क्यूट लिगामेंट ओपनिंग। ठीक है, देख लो, सिंपल सी बात है, कहाँ है? हाँ, मैंने बताया था, ये है तुम्हारा लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, ये है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो तुम्हारे ये दोनों मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है। तो यहाँ पे तुम्हारी इन दोनों लिगामेंट्स में यहाँ कहीं ओपनिंग है, जिससे क्या पास हो रहा है? ये पास हो रही है, किसे क्या बोलते हैं? सिम्फेटिक चेन। और देखो सुनो, मैंने बताया था मीडियल और लेटरल दोनों ही लिगामेंट पेयर में होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो इधर भी मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है, तो यहाँ से भी क्या पास होगी? सिम्फेटिक चेन। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट इज लेटरल आर्कुएट लिगामेंट ओपनिंग। तो किस पे प्रेजेंट होती है? लेटरल आर्कुएट लिगामेंट पे। तो अबे क्या हो रहा है, लेटरल आर्कुएट लिगामेंट की ओपनिंग देख लेते हैं, ये रही, ये हमारा लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, यहीं पे कहीं इसकी ओपनिंग होगी। तो उससे क्या पास हो रहा है तुम्हारा? सब कोस्टल नर्व एंड वेसल्स। इधर भी क्या पास होगा? सब कोस्टल नर्व एंड वेसल। बहुत सिंपल बनाया है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट इज
ईच कस ओपनिंग, दोनों जो कस है उनके पास क्या होती है, ओपनिंग होती है। देखो आ जाओ, अब देखो, ये है तुम्हारा एक कस, ये है एक कस, ये रहा, ठीक है। सपोज करो ये राइट है, ये लेफ्ट है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो, ईच कस के पास दो दो ओपनिंग तो होती होती है, ये वाली और ये वाली। मैंने तुम्हें अभी भी बताया था, ठीक है। अब सुनो, मैंने बताया था ये किसके लिए है? ये वाली जो ईच ये वाली जो ओपनिंग है, ये किसके लिए है? ये है तुम्हारी ग्रेटर स्प्लैनिक नर्व के लिए, ये लेजर स्प्लैनिक नर्व के लिए। इसमें भी ग्रेटर स्प्लैनिक नर्व के लिए, लेजर स्प्लैनिक नर्व के लिए, तो दो दो ओपनिंग तो दोनों में होती है। अब मैंने बताया था जो तुम्हारा लेफ्ट वाला कस है, उसमें क्या एक एक्स्ट्रा ओपनिंग और होती है, वो किसके लिए होती है, तुम्हारी हेमियाजाइगस वेन के लिए, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट इज लैरिंग्स स्पेस या फोरामेन ऑफ मॉर्गिन। तो देखो, लैरिंग्स स्पेस या फोरामेन ऑफ मॉर्गिन कहाँ पे है? ये तुम्हारे यहाँ पे है। ये जो ओपनिंग है इसका नाम है लेरिंग्स स्पेस या फोरामेन ऑफ मॉर्गिन, ठीक है। इससे क्या पास होता है, तुम्हारा एपिगैस्ट्रिक वेसल्स पास होती है। और इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये जो सुपीरियर टू सेंट्रल टेंडन के ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन इतनी जरूरी नहीं तो लिखी नहीं थी इसकी, ठीक है। ये है तुम्हारा, ये डायग्राम किसका है, डायग्राम ऑफ डायफ्राम ओपनिंग। इसमें हमने सारी ओपनिंग्स दिखाई हैं, ठीक है। आ जाओ, फिर मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा में ये दोनों उसकी ओपनिंग्स दिखा दी हैं, किसकी, ईच कस की। क्या बताई थी, मैंने बताया था ये वाला क्या है तुम्हारा, सपोज करो ये वाला है तुम्हारा राइट कस, और ये वाला है तुम्हारा लेफ्ट कस। राइट वाले में मैंने दो ओपनिंग्स बताई थी, लेफ्ट वाले में मैंने तीन ओपनिंग्स बताई थी। आ गई समझ, ठीक है। फिर इसके लिए ग्रेटर स्प्लैनिक नर्व के लिए, लेजर स्प्लैनिक नर्व के लिए, ग्रेटर स्प्लैनिक नर्व के लिए, लेजर स्प्लैनिक नर्व के लिए, और एक एक्स्ट्रा होती है जिसे बोलते हैं हेमियाजाइगस वेन के लिए, ठीक है। हेमियाजाइगस वेन के लिए, ठीक है। ये ग्रेटर स्प्लैनिक नर्व ओपनिंग, लेजर स्प्लैनिक नर्व ओपनिंग, हेमियाजाइगस वेन ओपनिंग, इनके पीछे सबके पीछे ओपनिंग है, ठीक है। चलो, अब ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है टॉपिक डायफ्राम। हमने अपना पूरा टॉपिक डायफ्राम कवर कर लिया, इससे ज्यादा डायफ्राम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। जितनी भी चीजें थी, जो जितनी भी आने की सारी पॉसिबिलिटीज थी, वो सब हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। कल हम अपना एक लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्लूरा, ठीक है। प्लूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लूरा जी आता है, आता है जी, आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। प्लूरा करने के बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ये कह सकते हैं। उसके बाद हम अपने नए चैप्टर की तरफ चलेंगे जिसका नाम है सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये है आपका। इसके भी तुम्हारे नोट्स प्रिपेयर हैं ऑलरेडी। देखो, हमने अब क्या क्या करा है, प्रिंट करा है, ठीक है। कोशिश करिए प्रिंट करने की। तो अब क्या कुछ और नया आने वाला है, सो सब लोग प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, ताकि कि मेरे को ना एक अंदर से वो मिलता रहे कि भाई मोटिवेशन, के हाँ सबको पसंद आ रहा है तो करना है, करना है, करना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, ठीक है। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो यार अपने सारे कलीग्स वगैरह के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ, ठीक है। चलो ठीक है, ओके बाय।